in last video of chapter number 11 alternating current, we have learned the relation between root mean square value of alternating current and peak value of alternating current. Now see here, three words are written. First is resistance, the second is reactance and the third is impedance. हाँ, तो रेजिस्टेंस तो ठीक है, हम सभी जानते हैं कि द ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द कंडक्टर इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. सिंपल. इट इज़ ऑल्सो नोन एज ओमिक रेजिस्टेंस बिकॉज ओम ने इसको बताया था. जो भी जानकारी रेजिस्टेंस के बारे में दी थी वो किसने दी थी? ओम ने. इसलिए जो ओम के लॉज को फॉलो करने वाले रेजिस्टेंसेस होते हैं हम उनको ओमिक रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं. ओमिक रेजिस्टेंस those substances which follows Ohm's law. Clear? Now see reactance, another word written here is reactance. So the meaning of reactance also is resistance. तो जब किसी ऑल्टरनेटिंग सर्किट में कैपेसिटर प्रेजेंट हो या फिर इंडक्टिव कॉइल प्रेजेंट हो, प्योर सिंगल, दोनों में से कोई एक, ओनली कैपेसिटर प्रेजेंट हो या फिर ओनली कॉइल प्रेजेंट हो, तो उस सर्किट के रेजिस्टेंस को हम रिएक्टेंस बोलते हैं और इसको एक्स से शो करते हैं. ये भी आर ही है, ये दिमाग में ध्यान रखना है आपको, ये भी रेजिस्टेंस ही है. क्लियर? तो रिएक्टेंस अगर आपका प्योर कैपेसिटर सर्किट में है, ओनली कैपेसिटर जुड़ा है, तो फिर उस सर्किट के रेजिस्टेंस को हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलेंगे और इट इज़ डिनोटेड बाय एक्स से. एक्स से ही शो करते हैं. कैपेसिटर जुड़ा है तो सी और लगा देते हो आप, नाम हो गया इसका क्या? कैपेसिटिव रिएक्टेंस. क्लियर? और अगर किसी सर्किट में इंडक्टिव कॉइल जुड़ी हुई है, ओनली कॉइल इज कनेक्टेड है, हाँ, तो फिर उस सर्किट के रेजिस्टेंस को इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलेंगे and it is denoted by what? XL. सभी के सभी रेजिस्टेंस ही है इसकी, इसलिए सबकी यूनिट ओम ही होती है. यूनिट क्या होगी इसकी? ओम है रेजिस्टेंस ही. सिमिलरली द थर्ड वर्ड इज इम्पीडेंस. तो देखो, जब किसी सर्किट में ओमिक रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टिव कॉइल तीनों में से कोई भी दो प्रेजेंट हो या तीनों के तीनों प्रेजेंट हैं, एनी टू और ऑल ऑफ थ्री आर प्रेजेंट, हाँ, देन द रेजिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्किट इज नोन एज इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एंड इट इज डिनोटेड बाय Z. क्लियर? तो इस चैप्टर में हमको इन तीन इक्विपमेंट जो हैं, एक रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टिव कॉइल, है ना, ये किसी एसी सर्किट में होते हैं तो करंट वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है, ये सारी सर्किट ही आपको आगे पढ़ने हैं. उसमें इन तीनों वर्ड का यूज़ करेंगे हम. रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इम्पीडेंस. रिएक्टेंस व्हेन ओनली कैपेसिटर और ओनली इंडक्टिव कॉइल इज प्रेजेंट इन एनी सर्किट, देन रेजिस्टेंस इज नोन एज रिएक्टेंस. कैपेसिटर प्रेजेंट है तो उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलेंगे और अगर कॉइल प्रेजेंट है तो उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलेंगे. और तीनों में से कोई भी दो या तीनों प्रेजेंट हैं तो उस सर्किट के रेजिस्टेंस को हम किस नाम से बुलाएंगे? इम्पीडेंस के नाम से बुलाएंगे. केवल नाम बदला है भाई, काम वही है. क्या? ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करना. किसमें? पाथ ऑफ करंट में. सबका काम वही है, मतलब सारे के सारे रेजिस्टेंस ही है, नाम बदल दिया गया है इनका. क्लियर? तो इसके बाद हम देखते हैं अब इनके सिंगल सर्किट. भाई आर सर्किट, सी सर्किट, एल सर्किट सिंगल जुड़े होंगे जब तो क्या होगा? फिर हम इनकी डबलिंग्स देखेंगे. डुअल सर्किट में आर सी, आर एल, एल सी तीन जोड़े बनेंगे और एक ट्रिपल देखेंगे जिसमें तीनों जोड़े होंगे, है ना. तो टोटल आपको 7 सर्किट्स पढ़ने हैं इसके. तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले आर सर्किट से, है ना, मतलब ऐसा एसी सर्किट जिसमें ओमिक रेजिस्टेंस बस कनेक्टेड हो तो क्या हो. सो फर्स्ट सर्किट इज आर सर्किट, दैट इज द ऑल्टरनेटिंग सर्किट इन विच ओनली ओमिक रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट, है ना.
तो इसमें क्या, सपोज एक ओमिक रेजिस्टेंस है हमारे पास, ये इसके एक्रॉस हमने एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दिया है ना। लेट पोटेंशियल अक्रॉस द, हाँ ये हमने पोटेंशियल जो लगाया है V, तो पोटेंशियल का इक्वेशन क्या होता है, V0 साइन ओमेगा टी। एक्चुअली आपने क्या लगा दिया, इक्वेशन लिख दिया है मैंने, ये AC मेंस है, ये कोई AC सोर्स आपने मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट दे रहे हो आप इसको। क्लियर, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट भी I। तो देखो देन एन एट एनी इंस्टेंट the equation of voltage will be, लिखा हुआ है वहाँ पर V इज इक्वल टू V0 साइन, ये वोल्टेज हमने अप्लाई कर दिया। अब ओमिक रेजिस्टेंस सर्किट में जुड़ा हुआ है, तो बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ लग जाएगा इसमें। तो V इज इक्वल टू RI से अगर आप I करंट की वैल्यू निकालते हो तो ये मिलेगी आपको V बाय R आएगा। इक्वेशन नंबर 1 से V की वैल्यू इसमें रखना, V0 साइन ओमेगा टी बाय R ही इसके साथ लिख दिया मैंने, है ना। नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो अगेन बाय ओम्स लॉ V0 अपॉन R that will be I0 called, yes क्या बोलते हैं इसको, पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। देन बाय इक्वेशन 2 I की वैल्यू आपको मिलेगी I0 साइन ओमेगा टी। V0 अपॉन R के प्लेस में मैंने I0 रख दिया, है ना। ये है करंट का इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3 दे दिया मैंने। वोल्टेज का इक्वेशन ये है, करंट का इक्वेशन ये फाइंड हुआ भाई हमको इससे। दोनों इक्वेशन को देख के आपको कोई रिलेशन दिख रही है क्या, दोनों में क्या दिख रहा है? हाँ, दोनों के इक्वेशन को ध्यान से देखो। हाँ, तो आप देखोगे कि ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और ऑल्टरनेटिंग करंट में कोई फेज डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा आपको। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी सर्किट में प्योर ओमिक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है तो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और ऑल्टरनेटिंग करंट जो होते हैं ये सेम फेज़ में होते हैं। इसका मतलब इनके फेज़ बीच में फेज़ डिफरेंस 0 डिग्री का होता है, नो फेज़ डिफरेंस इज देयर। हाँ, ये आपका रिज़ल्ट है जो हमको फॉरवर्ड करना है आगे के सर्किट में। सिंगल सर्किट देखो एग्ज़ाम में सिंगल सर्किट नहीं पूछता, लेकिन इसके रिज़ल्ट आपको यूज़ डबल और ट्रिपल आते हैं वहाँ। तो सिंगल नहीं बनेंगे तो डबल नहीं बनेंगे। तो अब एक रिज़ल्ट जो आपको आगे लेके चलना है वो क्या, कि अगर प्योर ओमिक रेजिस्टेंस प्रेजेंट है किसी सर्किट में, ऑल्टरनेटिंग सर्किट में, तो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और ऑल्टरनेटिंग करंट कैसे होते हैं, ये सेम फेज में होते हैं, है ना। ग्राफ में, सिंपल ग्राफ में ऑल्टरनेट करंट का ग्राफ नहीं बनाएंगे। सेम फेज बताने का तरीका ये कि जो वोल्टेज है और करंट आई है वो सेम फेज में है, मतलब एक ही लाइन पे, ऐसे बता देना चाहिए। दे आर इन सेम फेज, मतलब 5 में दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा है। क्लियर? ठीक है। इसमें एक बात और जो आपको ध्यान रखना है कि जो रेजिस्टेंस होते हैं ना, इनका बिहेवियर एसी करंट और डीसी करंट दोनों के लिए सेम बिहेव करते हैं। ये दोनों का
आप AC करंट दोगे तो भी रेजिस्टेंस का काम वही है, क्या, ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करना। ऑल्टरनेटिंग करंट अगर आप दे रहे हो उसमें तो भी उसका काम वही है, क्या, ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करना। इसलिए आप देखते होगे कि सिंपल वायर से, है ना, हम ये वाले कनेक्शन भी कर सकते हैं और बैटरी के कनेक्शन भी उन्हीं वायरों से हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी कॉपर का वायर क्या है, एक ओमिक रेजिस्टेंस है। तो सेम वायर से आप ये वाले कनेक्शंस भी करके लाइट जला सकते हो, उन्हीं वायरों से आप DC करंट का कनेक्शन करके भी लाइट जला सकते हो, है ना। क्यों? किसी भी रेजिस्टेंस का बिहेवियर AC और DC के लिए एक जैसा होता है, सेम होता है। इसलिए दोनों के अलग अलग वायर नहीं आते, है ना, कि AC के लिए अलग वायर खरीदे हम, DC के लिए अलग वायर। सेम वायर जो हम घरों में यूज़ करते हैं उससे हम बैटरी के कनेक्शन भी कर लेते हैं। क्लियर? ये रीज़न है उसका कि रेजिस्टेंस AC और DC दोनों के साथ सेम बिहेव करता है, एक जैसा। आफ्टर R सर्किट वी सी C circuit. C circuit, the AC circuit in which only capacitor is present. So suppose we have a capacitor of capacitance C. An alternating voltage source is connected across the plates of capacitor. Capacitor में दो प्लेट से बनता है ना, पढ़े होंगे आप, है ना। Then at any instant the equation of alternating voltage will be same, V is equal to V0 sin omega t. Clear? अब देखना, तो जैसे ही आपने करंट दिया तो कैपेसिटर चार्ज होने लगते हैं, हाँ। देन चार्ज ऑन कैपेसिटर, और लेट कर लो आप, लेट चार्ज ऑन कैपेसिटर बी, सपोज वी आर डिनोटिंग इट बाय Q। कैपिटल Q भी यूज़ करते हो, कर सकते हो, स्मॉल q भी, है ना। तो Q इज इक्वल टू आपने पढ़ा होगा C इंटू V, हाँ, राइट ना। Q इज इक्वल टू CV, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, C कांस्टेंट था। तो यहाँ से, है ना, V की वैल्यू इसमें रखो भाई, V0 साइन ओमेगा टी। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। Q की वैल्यू ये हो जाएगी। वी नो दैट करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, yes, I is equal to dq upon dt, rate of flow of charge is called current होता है। तो I की वैल्यू क्या होगी, dq बाई dt होगी, नहीं दिख रहा। तो सर्किट क्या हो जाएगा आपका, I is equal to dq बाई dt। क्लियर? इसमें Q की वैल्यू फिल कीजिए, तो d बाई dt, Q की वैल्यू C इंटू V0 साइन ओमेगा टी। C एंड V0 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएंगे। डिफरेंशिएशन होगा किसका, साइन ओमेगा टी का। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। अब टी के साथ किसका मल्टीप्लाई है, ओमेगा का, तो ओमेगा का मल्टीप्लाई और हो जाएगा, तो ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी आएगा। ये है आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। सपोज हेयर C इंटू V0 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू I0 कॉल्ड पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। क्लियर? तो बाय इक्वेशन थर्ड क्या मिलेगा आपको,
आई इज इक्वल टू आई ज़ीरो, हाँ इसको भी नंबर दे देना, इक्वेशन नंबर 4, फिर लिखना कॉल्ड पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। लेकिन अभी आप देख रहे हो कि ये करंट के इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। करंट का इक्वेशन साइनियस कर्व होता है कि कॉसियस, ये किस में है अभी? हाँ, तो इसको तो आई ज़ीरो लिख लिया मैंने। क्या मैं कॉस ओमेगा टी को साइन 90 प्लस ओमेगा टी लिख सकता हूँ? साइन 90 प्लस थीटा, हाँ साइन 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, मैथ्स वाले सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, प्लस कॉस थीटा ही आएगा, है ना। हाँ, एक सवाल यहाँ ये उठता है कि सर आपने साइन 90 माइनस क्यों नहीं लिखे इसको? हाँ, तो जवाब ये है कि कल मैंने आपसे बताया था कि अगर आपको फेज डिफरेंस बताना है तो प्लस फाई से शो किया जाता है, यानी ओमेगा टी के साथ प्लस फाई में आना चाहिए। यहाँ अगर मैं 90 माइनस लगाऊंगा तो ओमेगा टी नेगेटिव होगा, तो माइनस आपको बाहर निकालना पड़ेगा। हाँ, जो इक्वेशंस होते हैं करंट के वो नेगेटिव में नहीं होते, इसलिए साइन 90 प्लस का लगाया है भाई मैंने। अब आप 90 प्लस में इसको पहले लिख लो और इसको बाद में लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओमेगा टी के साथ प्लस में फेज डिफरेंस आता है ना, 90 माइनस में नहीं आ पाएगा। लगा के देख लो आप, यहाँ नेगेटिव लगाओगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। फेज डिफरेंस ओमेगा टी के बाद प्लस या माइनस से बताते हैं, इसमें माइनस या प्लस थोड़ी लगाते हैं। दैट्स वाई इसको मैंने 90 माइनस से नहीं बदला भाई। क्लियर? तो अब इस इक्वेशन को देखिए, नंबर 5 को और नंबर 2 को, नंबर कहाँ गया, हाँ 1 को, इसको और इसको देख के बताएं भाई क्या दिख रहा है आपको कि अगर किसी सर्किट में कैपेसिटर प्रेजेंट है तो ऑल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज से π/2 से लीड करती है, लीडिंग विथ π/2। हाँ, तो ध्यान रखिए, जब भी किसी सर्किट में कैपेसिटर जुड़ा होगा तो ऑल्टरनेटिंग करंट लीडिंग पर होगा, किससे? ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज से। इस चीज़ को ग्राफ में बताने का तरीका ये रहेगा आपका, ये देखिए करंट की वैल्यू हम फिक्स लेके चलेंगे। इधर एक्स एक्सिस पर करंट शो कर दो, तो करंट लीड कर रहा है किससे? वोल्टेज से। तो VC से π/2, और कितने से लीड कर रहा है? π/2 का फेज डिफरेंस है दोनों में। तो करंट इज लीडिंग, आगे है, आगे को ऊपर बताना चाहिए, या हम बोले वोल्टेज π/2 से पीछे चल रहा है, तो डाउन साइड VC आ जाएगा, I यहाँ। हाँ, इसी चीज़ को ग्राफ में प्रेजेंट करने का तरीका ये। क्लियर? अब इसमें ये देखो आप, इक्वेशन नंबर 3 जो हमने देखा था इसको, तो इक्वेशन 1 और 5 से आपने क्या देखा कि जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री से लीड करती है। और इस चीज़ को ग्राफ में शो करने का तरीका क्या होगा? आई को आप एक्स एक्सिस पे ही शो किया करो। नाउ आई इज़ लीडिंग बताना है 90 से, तो मैंने क्या किया, VC को लैग बता दिया 90 से, पीछे, पीछे मतलब नीचे, नेगेटिव डायरेक्शन। एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में जो चीज़ें होती हैं वो बैकवर्ड कहलाती हैं, है ना, लैगिंग कहलाती है। तो I इज़ लीडिंग टू VC और यू कैन से VC इज़ लैगिंग टू I, एक ही बात हुई ना। हाँ, अब देखो इक्वेशन नंबर 4, इससे अगर मैं V0/I0 की वैल्यू फाइंड करूं तो ये मिलेगी 1/C ओमेगा। चेक कर लें, I0 का साइड चेंज करके यहाँ, तो V0/I0, C ओमेगा को साइड चेंज करेंगे तो 1/C ओमेगा हो जाएगा। हाँ, ये है आपका नेक्स्ट इक्वेशन, सपोज 6। ऑन कंपेयरिंग इस इक्वेशन को इक्वेशन 6 बाय ओम्स लॉ,
V अपॉन आई इज इक्वल टू आर, V अपॉन आई इज इक्वल टू आर से अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हो तो सर्किट का रेजिस्टेंस आपको 1 अपॉन सी ओमेगा मिलेगा। इससे कंपेयर कीजिए V बाय आई इज इक्वल टू आर से, हाँ, ओम्स लॉ V बाय आई इज इक्वल टू आर, द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट will be 1 अपॉन सी इंटू ओमेगा, है ना। और क्या कनेक्टेड था इसमें, कैपेसिटर, हाँ, कैपेसिटर कनेक्टेड हो तो फिर सर्किट के रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस नहीं कहते, रिएक्टेंस कहते हैं। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैं यही बता रहा था, है ना। तो रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट विल बी 1 बाय सी ओमेगा कॉल्ड, यस, कौन सा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट, एंड इट इज डिनोटेड बाय, किससे शो करते भाई, एक्स सी, है ना। तो एक्स सी का फॉर्मूला मिल जाएगा आपको कितना, आर ना लिख के क्या लिखोगे आप, एक्स सी लिखोगे, कितना, 1 बाय सी ओमेगा। तो जब कैपेसिटर प्रेजेंट हो तो उसका रेजिस्टेंस इतना होता है भाई, एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन सी इंटू ओमेगा। क्लियर, ये किसका फॉर्मूला हो गया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का। ऐसे हमको हर सर्किट के ये निकालने होंगे, ठीक है। एक चीज़ और इसमें देखने वाली है, देखो आपने पढ़ा था ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है, रिलेशन ओमेगा और फ्रीक्वेंसी में यही है, हाँ। अब मैंने आपको डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 बताई थी, क्यों, डीसी पूरा साइकिल कंप्लीट ही नहीं करती। तो अगर डीसी की फ्रीक्वेंसी फॉर डीसी न्यू इज इक्वल टू 0 होता है तो ओमेगा की वैल्यू भी कितनी मिलेगी, और ओमेगा 0 तो ये 1 बाय 0 दैट इज, मतलब एक रिजल्ट है भाई, एक्स सी की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, किसके लिए, फॉर डीसी। इसका मतलब ये हुआ, एक्स सी मतलब क्या, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस डीसी के लिए इनफाइनाइट का मतलब ये है कि डीसी करंट को कैपेसिटर एंटर ही करने नहीं देगा, डीसी करंट से कैपेसिटर चार्ज ही नहीं होता, वो अपने में से करंट को पास होने ही नहीं देगा। रेजिस्टेंस इनफाइनाइट का मतलब क्या, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट तो करंट 0 ना, अपोजिट होता है ना, रेसिप्रोकल। एक्स सी क्या है, बार बार बोल रहा हूँ, एक्स सी यानी रेजिस्टेंस है, ये नाम बदल गया है, ये इनफाइनाइट फॉर डीसी करंट का मतलब कोई कैपेसिटर डीसी करंट को अपने में से पास होने नहीं देता। अगर आप डीसी कैपेसिटर को डीसी दोगे तो एक प्लेट तक तो पहुँचेगी, दूसरी प्लेट से बाहर नहीं निकलेगी, उस तरफ जाएगी ही नहीं, वो रोक लेगा वहीं। क्लियर, तो ये एक रिज़ल्ट है जो आपको ध्यान रखना है।